केवल 34 इयर्स की एज में इतने टैलेंटेड एक्टर का अचानक से इस तरह से चले जाना, इस बात ने लोगों को अंदर से झकझोर दिया है। डिप्रेशन की बात की जा रही है, नेपोटिज्म की बात की जा रही है। जो बेचारे थोड़े बहुत दुखी रहते हैं, उन्होंने इस बात को खुद से रिलेट करना स्टार्ट कर दिया है। नेपोटिज्म पे बार बार बहस होती रहती है, कभी पॉलिटिक्स को लेकर के, कभी सिनेमा की तरफ से, तो कभी बिजनेस में भी। क्या है ये नेपोटिज्म? इसको हिंदी में भाई भतीजावाद कहते हैं। तो ये जो नेपोटिज्म शब्द है, ये कहां से आया? जानते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। एटिमोलॉजी पे जाते हैं, पता करते हैं इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो बात है 15वीं शताब्दी की, मेडाइवल एरा के टाइम पे हम बात कर रहे हैं। उस समय कैथोलिक चर्च के जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो पोप हुआ करते थे, चर्च के जो पादरी हुआ करते थे, उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो शादी कर सके, यानी उनको ब्रह्मचारी रहना पड़ता था। तो अब जब अगली जनरेशन को अपना सक्सेसर बनाना होता था, अपने पद पे किसी को लाना होता था, तो वो ये चाहते थे कि कोई ऐसा पर्सन आए जो उनका विश्वास पात्र हो, यानी कि ये एक स्विफ्ट ट्रस्ट का मैटर हुआ। इसलिए उन्होंने अपने भतीजों को इस पद पर बिठाना शुरू किया, और एक तरह से जो उनके भतीजे थे, उनके उस पद पर आने से उन्हें एक सुरक्षा महसूस होती थी। ये चलता रहा 1667 तक, यानी कि 1667 तक ये चलता रहा। उसके बाद एक बुक आती है, किताब आती है, जिसके लेखक थे ग्रिगोरियो। अब जो ग्रिगोरियो थे, इनकी जो बुक थी, इसका टाइटल था नेपोटिज्मो डी रोमा। इसका इंग्लिश में अनुवाद होता है हिस्ट्री ऑफ द पोप्स नेफ्यूज, यानी कि पोप के भतीजों का इतिहास, जिसमें यह बताया गया कि पिछले 100-200 सालों में क्या हुआ है। और इसके बाद से जहां कहीं भी अनफेयर प्रेफरेंस दिया जाता है, जहां कहीं भी स्पेशल फेवर दिया जाता है, वहां पे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप इसे अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन ये एक ऐसा बिटर ट्रूथ है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये अभी आ गया है, ये बहुत बड़े स्केल में हमेशा से इंडिया में, वर्ल्ड में हमेशा से रहा है। और आज जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, इसको देख करके तो यही कहा जा सकता है कि ये हमेशा बनी रहने वाली बीमारी है। आप अपने चारों तरफ देखिए, आप देखिए जितने भी प्रोफेशनल फील्ड हैं, या पॉलिटिक्स है, इंडस्ट्रीज हैं, या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, स्पोर्ट्स है, क्या आपको हर जगह ऐसा नहीं लगता है कि बात तो उसी की बन पा रही है जिसके लिंक्स हैं? इसलिए हर एक सेंसिटिव इंटेलेक्चुअल माइंड में ये क्वेश्चन आता रहेगा कि क्या ये ऐसी चीज है जिसको सोसाइटी से निकाला जा सकता है? अब नेपोटिज्म तो हमारी सोसाइटी में फैमिली से ही स्टार्ट हो जाता है। फैमिली में ही उस बच्चे पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसकी ज्यादा बातें की जाती हैं, जिसने अपने कुछ एकेडमिक कैरियर में कुछ अचीवमेंट जिसको मिल गई है। अभी भले ही उसके सामने एक बड़ी लाइफ पड़ी हुई है, लेकिन जजमेंटल पहले से ही हो जाते हैं हमारे जो बड़े लोग होते हैं। और बच्चे के दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात अंदर तक चली जाती है कि फेवर लेना चाहिए, फेवर तो लेना पड़ता है। अब ह्यूमन बीइंग की बात क्या करें, एनिमल्स की बात कर लेते हैं। नियो डार्विनियन स्कॉलर्स का मानना है कि नेपोटिज्म न केवल इंसानों में, बल्कि जो एनिमल्स हैं, जो सोशल एनिमल्स हैं, उनमें भी होता है। जैसे जो क्वीन बी होती है, यानी कि रानी मक्खी,
वो इंडिविजुअल वर्कर्स को सेलेक्ट करती है कि कौन उसके सेल में, यानी कि जो उसका जहां वो रहती है, कौन उसके अंदर रह सकता है और कौन उसके बाहर, और ये डिसाइड करती है जीनोटाइप के बेसिस पे। यानी आप ऐसे सरल भाषा में समझ सकते हैं कि मधुमक्खियों में भी ऐसा होता है कि जो रानी मक्खी होती है वो ये डिसाइड करती है कि कौन उसके बनाए घर के अंदर रहेगा और कौन घर के बाहर रहेगा। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में ये एक बिजनेस स्कूल है, यहाँ एक रिसर्च होता है और रिसर्च में ये पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया 84% सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, फेवरेटिज्म यानी कि नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद उनके संगठन में है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में है। और तो और कुछ डेवलपिंग नेशन जैसे घाना में तो नेपोटिज्म को एक ह्यूमन नेचर का पार्ट मान लिया जाता है। हालांकि इटली में, जो कि डेवलप्ड कंट्री है, वहां जब तक आप हायर एजुकेशन में नहीं पहुंचोगे तब तक आप इसे फील नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, जब हायर एजुकेशन में कोई वहां जाता है तो वहां भी जिस स्टूडेंट के पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट होते हैं, अच्छे बड़े कॉन्टैक्ट होते हैं, तो प्रोफेसर्स को वो इन्फ्लुएंस कर देता है। लेकिन क्योंकि बात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे चल रही है, तो इंडिया में तो आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, ये सोसाइटी के हर सेक्शन में, हर तरह की प्रोफेशनल लाइफ में नेपोटिज्म हर जगह है। वैसे तो नेपोटिज्म के ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन जितना भी रिसर्च हुआ उसमें ये बात भी निकल के सामने आई कि लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई भतीजावाद, यानी कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पार्टी में, किसी टीम में अपने रिलेटिव्स को प्रमोट करते हैं, स्पेशली बिजनेस की अगर बात करी जाए तो बिजनेस और पॉलिटिक्स, इन दो जगहों पे लोगों ने ये माना कि क्योंकि ये एक स्विफ्ट ट्रस्ट का मैटर है, मतलब कि अगर आप अपने रिलेटिव को ही प्रमोट करते हो तो वहां पे थोड़ा सा ट्रस्ट आप पहले से आप जज किए रहते हो कि हाँ, इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, और जो नया बंदा होगा उस पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो एक ये भी बात है। लेकिन इस पे मैंने कहा कि ज्यादा रिसर्च क्योंकि हुआ नहीं है, फिर भी जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया कि नेपोटिज्म किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं की जा रही, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए नेपोटिज्म परफॉर्मेंस को वीक कर देता है, क्योंकि जो वहां के एम्प्लॉयज हैं वो डिमोटिवेटेड फील करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो बाहरी हैं, और इस तरह से कंपटीशन कम होने की वजह से इनोवेशन कम हो जाता है, और अगर इनोवेशन कम हो जाता है तो अपने आप कंपनी पीछे हो जाती है। तो फाइनली ये कहा जा सकता है कंक्लूड करके कि नेपोटिज्म के ऊपर सबसे पहले तो और रिसर्च करने की जरूरत है, अलग अलग फील्ड में इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, और उसके बाद इस पे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है।